तो बेटा आज की क्लास में वही करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल जैसे हमने करंट के बारे में कुछ आपको बताया था, आज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, इन सब की बात हम करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कल आपको समझ में आया होगा सारा का सारा। तो आज मैं डिस्कशन करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले इसकी हम बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए थोड़ा सा कुछ हम एग्जांपल लेंगे, उससे समझ में आएगा कि भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। जैसे अब पानी की बात करो, पानी की बात करता हूं मैं। ये एक मान लो टैंक है, एक टैंक है ये, इसमें हमने पानी भर दिया। तो बेटा पानी जो नीचे आएगा, आपको पता होगा पानी जो है वो हायर प्रेशर होगा, ऊपर ऊपर हाई प्रेशर होगा, नीचे लो प्रेशर होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। पानी को फ्लो करवाना है तो एक साइड हायर प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, एक साइड लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। तो पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है। ऐसे ही मैं बात करूं एयर की, मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो है, हवा इधर चल रही है, मान लो ये डायरेक्शन है हवा की, हवा इधर चल रही है, एयर पार्टिकल्स इधर चल रहे हैं, एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स। तो इसका मतलब इधर हाई प्रेशर होगा, इधर लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर। ऐसी बात करूं मैं हीट की, मान लो एक मेटल की रोड है, ये एक मेटल की रोड है, मान लीजिए इधर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेट किया मैंने, इधर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। एक साइड हाई प्रेशर टेम्परेचर, एक साइड लो टेम्परेचर। तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, इधर हाई टेम्परेचर, इधर लो टेम्परेचर। इसका मतलब हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ गई। तो हीट को फ्लो करवाना है तो एक साइड हाई टेम्परेचर होना चाहिए, एक साइड लो टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसे ही एयर को फ्लो करवाना है, एयर फ्लो करवानी है तो एक साइड हाई प्रेशर, एक साइड लो प्रेशर होना चाहिए। वाटर को फ्लो करवाना है तो एक साइड हाई प्रेशर, एक साइड लो प्रेशर होना चाहिए। ठीक, ये सबको पता है, ऐसी चीजें एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं अपनी लाइफ में। अब उसी से मिलता जुलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दो वर्ड हैं ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा अगर हमें चार्ज को चलाना है, जैसे हमने कहा भी करंट फ्लो करना है हमने कंडक्टर में, करंट फ्लो करने का मतलब चार्ज चलेगा। तो बेटा चार्ज को अगर हमें चलाना है तो कंडक्टर के एक साइड में हायर पोटेंशियल होना चाहिए और एक साइड में लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। जैसे पानी को चलाना है तो हाई प्रेशर लो प्रेशर होने चाहिए, हीट को चलाना है हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर होना चाहिए। उन्हीं से मिलती जुलती एक चीज है, उनकी एनालॉगी एक चीज है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम चार्ज को फ्लो करवाना चाहते हैं तो कंडक्टर के एक साइड में हायर पोटेंशियल होना चाहिए और एक साइड में लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, तब चार्ज फ्लो करता है। और जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट आता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमें किसी कंडक्टर में करंट चलाना है तो वी हैव टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, वी हैव टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कंडक्टर के एक साइड में हायर पोटेंशियल, जैसे ये कंडक्टर हो, एक साइड में हायर पोटेंशियल, एक साइड में लोअर पोटेंशियल करना पड़ेगा हमें। तो पोटेंशियल जो प्रेशर का एनालॉगी मान सकते हो या टेम्परेचर का एनालॉगी मान सकते हो। जो पानी को फ्लो करवाने के लिए प्रेशर काम करता है, प्रेशर डिफरेंस काम करता है, वही काम करंट को चलाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस करता है। ऐसे समझ लो अंडरस्टैंडिंग के लिए 10th लेवल पर। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम क्रिएट करते हैं, एक साइड हायर लगाते हैं, एक साइड लोअर पोटेंशियल लगाते हैं, तब करंट आता है। और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से
लोअर पोटेंशियल चलेगा। करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे मान लो मैंने एक कंडक्टर में करंट दिखा दिया, मान लो एक कंडक्टर है ये, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर मैंने इधर करंट मान लिया, मैंने बोला भाई करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर हाई पोटेंशियल होगा और दूसरी साइड लो पोटेंशियल होगा, तभी करंट चलेगा। ठीक, तो करंट मेंटेन करने के लिए वी हैव टू मेंटेन दी पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो बात हुई भी पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट आता है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं या अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर पर, उसके कारण करंट फ्लो करता है। तो ये तो मैंने समझाने की कोशिश की पोटेंशियल डिफरेंस का क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करवाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करोगे, ये पोटेंशियल है क्या। जैसे मान लो हमारे पास एक O पॉइंट पर चार्ज है, O पॉइंट पर एक चार्ज है, इसके नजदीक कोई पॉइंट है A, इसके नजदीक एक पॉइंट है A। पहले तो यह याद रखना है कि पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है वो किसी चार्ज के कारण होता है। जैसे एक चार्ज है, ये अपने आसपास किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। ठीक, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। अब पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करोगे आप, क्या होता है पोटेंशियल, उसको वो मैंने कहा वो डेफिनेशन वो याद करनी है 10th लेवल पर। ज्यादा डिटेल में हम इसमें जा नहीं सकते अभी, ये दिमाग में रखना बात को। तो किसी ने बोला भी ये क्यू चार्ज है, इसका P पॉइंट पर पोटेंशियल है, तो डिफाइन करो पोटेंशियल को। तो आप क्या करो, कुछ कंसिडरेशन करेंगे हम मानेंगे, मान लीजिए एट इन्फिनिटी हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। मान लो इन्फिनिटी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो पहले मुझे डेफिनेशन पता होगी तभी बात बढ़ेगी। तो आपको करना क्या है, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो इन्फिनिटी पर आपने माना है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे ले आओ। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे ले आओ विदाउट एक्सलेरेशन, विदाउट एक्सलेरेशन नहीं प्रोड्यूस करना, मतलब स्पीड वेलोसिटी घटानी बढ़ानी नहीं है कुछ भी। तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे ले आओ। जब आप उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आओगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। जितना आपको वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को बोलेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट। जो वर्क आपको करना पड़ेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में, कहां से लेके आओगे, इन्फिनिटी से। कहां तक लेके आओगे, जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना उस पॉइंट तक। जैसे मेरे को कहा ए का निकालना है तो इन्फिनिटी से ए तक ले आऊंगा, किसी और पॉइंट पे निकालना होगा तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे ले आऊंगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं ले आऊंगा विदाउट एक्सप्रेशन लेके आऊंगा। उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को ही बोल देंगे पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट। तो ये तो मीनिंग समझाया मैंने, इसकी डेफिनेशन लिख दो, लिखो डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन। आप लिखो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, लिखिए डेफिनेशन, पोटेंशियल एट अ पॉइंट will be equal to, potential at a point will be equal to amount of work done, amount of work done to bring a unit positive charge, to bring a unit positive charge from infinity to given point, from infinity to given point विदाउट एक्सलरेशन, विदाउट एक्सलरेशन। क्या बोल गया मैं, दोबारा बोलूं, रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट विदाउट एक्सलरेशन। ये इसकी डेफिनेशन है, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पर विदाउट एक्सप्रेशन लेके आना है। जो वर्क उसके लिए आपको करना पड़ेगा
वो वर्क निकाल लो, उसी वर्क को गिवन पॉइंट का पोटेंशियल बोल दो। गिवन पॉइंट से मेरा मतलब है जैसे मुझे ए पॉइंट को दिया था, मेरे को ए पॉइंट दिया गया था कि मुझे यहां का पोटेंशियल निकालना है, तो ए तक ले आऊंगा, कोई दूसरा पॉइंट हो तो वहां तक ले आऊंगा। अब देखो जो पोटेंशियल है, जैसे ए का अपना कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, ऐसे किसी और पॉइंट का भी पोटेंशियल निकाला जा सकता है, तो अलग अलग पॉइंट्स का अपना अपना पोटेंशियल निकाला जा सकता है। लेकिन याद रखना इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो मानेंगे, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो माना जाएगा, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, क्या कहते हैं इन्फिनिटी को? रेफरेंस पॉइंट, और उसका पोटेंशियल जीरो माना जाता है। जो भी रेफरेंस पॉइंट होता है उसका पोटेंशियल जीरो माना जाता है, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल कोई पूछेगा तो जीरो बोलना है, ठीक। तो ये इसका डेफिनेशन हुई। इसको कई बार हम यूं लिखेंगे, पोटेंशियल के लिए हम आमतौर पर वी सिंबल यूज करते हैं, पोटेंशियल के लिए वी सिंबल यूज करते हैं, और इसको बोलते हैं वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज। तो इसको हम लिखते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। ये क्यू नॉट चार्ज का नाम दिया मैंने, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल की जो यूनिट है ना, यूनिट जो इसकी जो यूनिट है वह वोल्ट, वोल्ट इसकी यूनिट है, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 1 कूलम का चार्ज लेके आने में, अगर हमें 1 कूलम का चार्ज लेके आने में 1 जूल का वर्क करना पड़े, 1 कूलम का चार्ज लेके आने में 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो भाई हम कहेंगे पोटेंशियल 1 वोल्ट है। क्या मतलब है? इफ वर्क डन इज 1 जूल, if work done is 1 joule to bring a 1 coulomb charge without acceleration, if work done is 1 joule to bring a 1 coulomb charge without acceleration, then potential is said to be 1 volt. Then potential is said to be 1 volt. इस तरीके से 1 वोल्ट को बता सकते हैं आप। 1 वोल्ट मतलब 1 जूल बाय 1 कूलम। तो वर्क पर यूनिट चार्ज के बराबर इसका फार्मूला लिखा जाता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो ये तो बात हुई पोटेंशियल की डेफिनेशन की। और पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज आल्सो जीरो, ध्यान रखना अर्थ का पोटेंशियल जीरो लिया जाता है। अब जैसे मैं डिफाइन करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करूंगा अब मैं। बेटा देखो जैसे हमारे पास एक क्यू चार्ज है, वहीं लिख लेता हूं मैं उसके नीचे ही, क्यू चार्ज है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, नाम के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट का डिफरेंस, 2 पॉइंट की वैल्यूज का डिफरेंस, 2 पॉइंट्स की वैल्यू का डिफरेंस। जैसे मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये चार्ज जो है ए पर भी अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज बी पर भी अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। इसके कारण कुछ पोटेंशियल ए पर आएगा, कुछ पोटेंशियल बी पर आएगा। इनको ये आपको कहे भाई इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की को बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इनमें। वैसे नाम के अंदर ही आंसर है, 2 की वैल्यूज का डिफरेंस कर दो, 2 के पोटेंशियल की वैल्यूज का डिफरेंस कर दो। मान लो ये ए का पोटेंशियल है, ये बी का डिफरेंस, दोनों की वैल्यूज कुछ होंगी अपनी अपनी, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है ना, ये तो मीनिंग हुआ, ये तो मीनिंग हुआ भाई। ए का अपना पोटेंशियल था, बी का अपना पोटेंशियल था, डिफरेंस ले लिया, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया। अब देखो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा हूं, इसकी डेफिनेशन सुन ले, पोटेंशियल की अपने आप समझ में आ जाएगी। इसकी जो डेफिनेशन होगी उसी से मिलती जुलती उसकी डेफिनेशन थी। बेटा जैसे मान लो कोई भी इनमें से एक इनिशियल पॉइंट मान लो, एक फाइनल पॉइंट मान लो। मान लीजिए इसको मैं ले लेता हूं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इसको ले लेता हूं फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। कोई भी एक इनिशियल फाइनल लिख लो आप, तो जिसके शुरू में जो भी जहां खड़े मान रहे हो अपने आप को वो इनिशियल, दूसरा अपने फाइनल हो गया। अब मुझे इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए लेके आऊंगा, बी से मतलब इनिशियल से फाइनल लेके आऊंगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेके आना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए लेके आऊंगा विदाउट एक्सेलरेशन, लेकिन कंडीशन वही है विदाउट एक्सेलरेशन।
तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जब आप लेके आओगे विदाउट एक्सेलरेशन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जब आप लेके आओगे विदाउट एक्सेलरेशन, उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, वही वर्क पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या बोल रहा मैं? देखो फर्क समझो। जब आप एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे थे तो आपको चार्ज लेके आना था इन्फिनिटी से। कहां से लेके आना था? इन्फिनिटी से। जब आप दो पॉइंट्स का डिफरेंस निकाल रहे हो, दो पॉइंट्स का डिफरेंस निकाल रहे हो, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको लेके जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां लेके जाना है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है। बस इतनी सी बात है। विदाउट एक्सप्रेशन तो कंडीशन है। तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, दोबारा लिख लो ध्यान से, दोबारा ध्यान से लिख लो एक बार और। अब लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स will be equal to amount of work done, will be equal to amount of work done to bring a unit positive charge, to bring a unit positive charge from one point to another point without acceleration। क्या बोल गया मैं? दोबारा सुनो, दोबारा ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स will be equal to amount of work done to bring a unit positive charge from one point to another point without acceleration। ये डेफिनेशन है भाई, मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, याद लिख ली होगी सबने। आसान है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाली डेफिनेशन में एक फर्क था। दोनों में फर्क क्या था बेटा? पोटेंशियल में इन्फिनिटी से लेके आना है, यहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है। तो न्यूमेरिकली दिस इज आल्सो वर्क पर यूनिट चार्ज, ये भी वर्क पर यूनिट चार्ज के बराबर है, वर्क पर यूनिट चार्ज के बराबर ही है ये भी। दिस इज आल्सो इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। बट फर्क है इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाना है और पोटेंशियल में इन्फिनिटी से लेके आना था, ये फर्क है दोनों में। तो ये डेफिनेशन के तौर पर आप याद कर लो। पूरी डिटेल मैंने कहा ये 12th लेवल की बातें हैं, पूरी डिटेल वो वहां समझ में आएंगी। क्लियर हो गया? वो क्या बात है, ये हुई ना बात। हाँ, इसको तो रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अच्छा ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन पॉजिटिव पोटेंशियल भी हो सकता है, नेगेटिव पोटेंशियल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पोटेंशियल की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, यूं याद कर लो। पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, नेगेटिव चार्ज अपने आसपास नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। चलो, तो स्केलर है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जीरो है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। चलो, वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा जैसे कंडक्टर है, मान लो यो, अब देखो कंडक्टर की बात करते हैं हम, कंडक्टर की बात करते हैं। देखो बेटा कोई भी कंडक्टर हो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैं नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूं, ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन है, मान लो यो, लेट दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, एक कंडक्टर है ये। देखो इंसुलेटर और कंडक्टर में मोटा फर्क क्या होता है? इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री का मतलब जो कंडक्टर के अंदर ही चल सकते हैं, विद इन द कंडक्टर मूव कर सकते हैं, उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जब ये कंडक्टर के साथ हम कोई सेल या बैटरी नहीं लगाते, कोई सेल या बैटरी जब हम नहीं लगाते ना, तो तब तक करंट नहीं आता। तो सेल या बैटरी लगाते हो तो करंट स्टार्ट होता है।
मान लीजिए हमने इसके साथ सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं की है, तो बेटा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, जैसे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बना देता हूं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशंस करेंगे, रैंडम मोशंस। ये मैं कुछ समझाने के लिए इनकी मोशंस दिखा रहा हूं, यूं। तो जब तक आप कोई सेल या बैटरी नहीं लगाते तो तब तक क्या होता कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो हैं, फ्री भी हैं, वो चलते भी हैं, बहुत तेज चलते हैं। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई लेफ्ट में, कोई राइट में, ऐसे इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं रैंडमली, रैंडमली। लेकिन करंट नहीं आता। करंट क्यों नहीं आता? करंट इसलिए नहीं आता बिकॉज देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, बिकॉज देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। एक साइड से दूसरी साइड में चार्ज का फ्लो नहीं होता। कैसे? इसको समझाने के लिए यूं मान लो आप, समझाने के लिए कि जैसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन, लेट 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 किया मैंने, 5 कोई गिनती नहीं है, वैसे बोल दिया मैंने एग्जांपल के तौर पर। जैसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गए, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गए, तो कोई दूसरे 5 राइट से लेफ्ट आ जाएंगे। मान लो 5 इधर गए तो कोई दूसरे 5 इधर आ गए, तो देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होया तो करंट भी नहीं आया। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछते हैं, पहले तो यही पूछते हैं कि मान लो हमारे पास जैसे ये कंडक्टर होता, मान लो ये कंडक्टर होता, हमने इसके साथ कोई सेल या बैटरी नहीं लगाई तो करंट नहीं आ रहा। तो करंट नहीं आ रहा तो क्या ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो रेस्ट में है? पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे, क्या वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है? आप कहेंगे रेस्ट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, बट वो रैंडमली चल रहे हैं, इसीलिए नेट फ्लो ऑफ चार्ज एक साइड से दूसरी साइड में नहीं हुआ, इसलिए करंट नहीं आया। तो करंट ना आने का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे, इलेक्ट्रॉन चल तो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, बट वो रैंडम मोशंस कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रहे, इसलिए करंट नहीं आ रहा। तो करंट, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, वो रैंडम मोशंस करते हैं। थर्मल मोशन कहते हैं उनको, हम थर्मल मोशंस करते हैं। थर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर के कारण उनके पास वेलोसिटीज आती है, टेम्परेचर के कारण उनके पास स्पीड आती है, तो उनको कहते हैं थर्मल स्पीड्स उनके होती है, और उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। ठीक, ये तो बात हुई जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, मतलब सेल या बैटरी नहीं लगाई। अब मान लो हमने कंडक्टर के साथ लगा दी कोई सेल या बैटरी। सेल या बैटरी का सिंबल तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, ये सेल का सिंबल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपको शायद पता हो सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं हर सेल में, पता होगा शायद इतना तो। एक को कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक को कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। देखो सेल या बैटरी जो होती है ना, सेल या बैटरी, इनका काम होता है सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें, वो सेल या बैटरी ही क्रिएट करती है, सेल या बैटरी ही प्रोवाइड करती है। तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा हाई पोटेंशियल, इधर हो जाएगा हाई पोटेंशियल कंडक्टर के ऊपर, और इधर हो जाएगा लो पोटेंशियल। कंडक्टर के एक तरफ सेल के कारण हाई पोटेंशियल हो जाएगा, एक साइड लो पोटेंशियल हो जाएगा। अब एक साइड हाई पोटेंशियल, एक साइड लो पोटेंशियल, तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव उसको रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की कोशिश करेंगे। पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन रैंडमली चल रहे थे, कोई किधर कोई किधर कोई किधर। अब सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, सबके ऊपर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो करंट आ जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल पड़े। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे तो हम कहेंगे कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, तो कंडक्टर में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो करंट कब आएगा, करंट तब आएगा जब कंडक्टर का एक एंड, एक सिरा हायर पोटेंशियल पर हो और दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पर हो। एक साइड हाई पोटेंशियल हो, एक साइड लो पोटेंशियल हो, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव चलने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है।
तो इलेक्ट्रॉन पहले भी चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन अब भी चल रहे हैं, बट वो अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें रैंडमली चल रहे थे, इसलिए इस टाइम नेट फ्लो नहीं था, इस टाइम नेट फ्लो होगा तो करंट आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से करंट फ्लो करता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जब एक साइड हायर पोटेंशियल लगाते हैं, एक साइड लोअर पोटेंशियल लगाते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं और जिसके कारण कंडक्टर में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे आप। तो करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर है, इसके उल्टा करंट होगा, तो करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। अगर बार भी करंट दिखाऊं तो मैं करंट यूं चल रहा है, जैसे यहां से आया, करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में चलता है, करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में चलता है, यूं करंट फ्लो करेगा फिर वो इस तरीके से। ये डायरेक्शन ऑफ करंट आप इसमें दिखा देंगे। बताइए इतनी बात जो मैंने अभी तक बताई समझ में आई? तो ये तो कि करंट के बारे में, करंट कैसे फ्लो करेगा क्या हो। अच्छा, मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा था, मैं बार बार एक चीज बोल रहा था कि इस केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की कोशिश करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कभी भी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, मैंने ये नहीं कहा। आपने अगर मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुना हो तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की कोशिश करेंगे, ये बोला ना। मैंने ये तो नहीं कहा कि जाएंगे, कोशिश करेंगे और जाएंगे, इनमें फर्क है, ध्यान रखना। क्या फर्क है? फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, इधर मैंने एफ दिखा रखा है, मैंने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स दिखा रखा है पॉजिटिव की तरफ। लेकिन बेटा सारे इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ नहीं जाते, ये पॉइंट भी ध्यान देना है। अब बच्चे कहेंगे क्यों नहीं जाते जी, ऐसा कैसे, फोर्स लग रहा तो जाएंगे। बेटा होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाना स्टार्ट करेंगे तो रास्ते में एटम आएंगे, आयन आएंगे, उन एटम आयन के साथ इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, कोलिजन होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में एटम आते हैं, रास्ते में आयन आते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन कोलिजन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन होता है तो कई बार इलेक्ट्रॉन टकरा गए, इधर मुड़ गया, कभी इधर मुड़ गया, कभी ऊपर मुड़ गया, कभी नीचे की तरफ मुड़ गया, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में फैलते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो सारे इलेक्ट्रॉन लगातार नहीं चलते एक तरफ, ऐसा नहीं कि एकदम पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इलेक्ट्रॉन सारे चल पड़े ना। कुछ इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, कुछ इधर भी चल रहे होंगे, कुछ इधर भी चल रहे होंगे, बट सबके ऊपर फोर्स पॉजिटिव की तरफ लग रहा होगा। कोशिश सारे कर रहे हैं चलने की, कोशिश सबकी है पॉजिटिव की तरफ जाने की, बट बार बार कोलिजन के कारण उनकी डायरेक्शन बदलती भी रहती है। लेकिन टकरा के एक बार मुड़े फिर फोर्स खींच लेगा, फिर मुड़े फिर फोर्स खींच लेगा, ऐसे कोशिश करते रहेंगे सारे पॉजिटिव की तरफ जाने की। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारे एकदम सीधे चल पड़े जी पॉजिटिव की तरफ। इसीलिए मैंने एफ दिखाया था, ये नहीं कहा कि मोशन इधर है। ये पॉइंट मैंने ध्यान से, मेरे जो वर्ड्स होते हैं उसमें ध्यान से सुना करो। मैंने बार बार एक बोला कि पॉजिटिव की तरफ कोशिश करेंगे, पॉजिटिव की तरफ कोशिश करेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि सारे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखना, पूछा जाता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, क्या सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ चल पड़े? ना जी, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे चल पड़ेंगे, बीच में कोलिजन के कारण मुड़ते भी रहेंगे, डायरेक्शन चेंज भी होती रहेगी, बट फोर्स लगेगा लगातार। कोई मुड़ गया इधर, फोर्स ने फिर खींच लिया, फिर मुड़ गया, फिर फोर्स ने खींच लिया, ऐसे कोशिश होती रहेगी उनकी पॉजिटिव की तरफ जाने की। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की मोशन से रिलेटेड है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ना, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जैसे कुछ ना कुछ तो फ्लो हुआ ना, देयर इज सम नेट फ्लो, देयर इज सम नेट फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन की एक एवरेज वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की एक होती है एवरेज वेलोसिटी। उस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिख लो यो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सारे इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की कोशिश करेंगे, अगर हम उन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालना, तो उस एवरेज वेलोसिटी को नाम दिया गया है ड्रिफ्ट। क्या लिखा मैंने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने एक नया वर्ड बोल दिया यहां, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? द एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखना, the average velocity of all the electrons with which electrons will move towards the positive end. The average velocity with which electrons will move towards the positive end of the conductor. With which electrons will move towards the positive end of the conductor when, पूरी definition लिखना, when potential difference is applied, when potential difference is applied is called drift velocity.
क्या बोल गया मैं? दोबारा सुनाता हूं, दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना, हो सकता है कुछ बच्चे नोट ना कर पाए हों। लिखो, क्या बोला मैंने? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विद विच, क्या बोला मैंने? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विद विच electrons will move towards the positive end of the conductor, will move towards the positive end of the conductor when potential difference is applied. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए. when potential difference is applied is called drift velocity. क्या बोल गया मैं? दोबारा सुन लो. the average velocity with which all the electrons will move towards the positive end of the conductor when potential difference is applied is called drift velocity. अब बच्चों के दिमाग में आएगा जी बड़ी सी डेफिनेशन है. अरे कुछ नहीं, सीधे वर्ड्स में याद कर दो, समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो. बेटा सारे इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ, सब किसकी अपनी कुछ स्पीड है, किसी की कुछ अपनी स्पीड है, कोई किसी वेलोसिटी चल रहा है, कोई किसी वेलोसिटी चल रहा है. सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एवरेज निकाल लो. सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एवरेज जो आएगा उसका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. बस कुछ नहीं है. सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है. सबकी वेलोसिटी का एवरेज जो आएगा उसका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. सिंपल सी बात है. वर्ड में तो कई बार लगता है क्या लिखवाने लग रहा हूं मैं. मीनिंग तो वही है ना. किसी की वेलोसिटी v1, किसी की v2, किसी की v3, किसी की v4, ऐसी वेलोसिटी है. सबका एवरेज निकाल दिया, उसका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल बोल दिया. हाँ, ये बात जरूर है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत समान होती है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं लिखूंगा vd से. ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड होती है. अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये याद कर लो. अप्रोक्सीमेट है वैल्यू, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, बट अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड के आसपास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आएगी. ये थोड़ा याद रख लेना. कई बार हो सकता है एनटीएससी में, साइंस ओलंपियाड का कोई पेपर दो आप किसी कहीं और का, तो उसमें कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं कई बार. तो ये ऑर्डर पूछ लेते हैं कि किस ऑर्डर की होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो लगभग 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है. तो ये तो वही इसकी बात है भाई. ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक लॉ है भाई. करंट इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ. देखो साइमन ओम तो साइंटिस्ट थे. साइमन ओम एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने कंडक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग वोल्टेज अप्लाई की. उन्होंने कंडक्टर्स पर अलग अलग वोल्टेज अप्लाई की. वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. और उसके कारण करंट आया. तो उन्होंने करंट और वोल्टेज में जो रिलेशन है उसको स्टडी किया. करंट और वोल्टेज में जो रिलेशन उसको स्टडी किया. तो करंट और वोल्टेज के बीच में उन्होंने रिलेशन स्टडी किया. एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे अलग अलग कंडक्टर लिए. किसी पे कुछ पोटेंशियल लगा के देखा, किसी पे कुछ, कभी पोटेंशियल घटाया, कभी पोटेंशियल बढ़ाया. और फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बेस पर एक लॉ दिया, जिस लॉ को नाम दिया गया ओम्स लॉ. इसको उन्होंने ओम्स लॉ का नाम दिया. ओम्स लॉ की स्टेटमेंट कहती है कि भी किसी भी कंडक्टर में जो करंट होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. करंट जो है उन्होंने देखा साइमन ओम ने कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. V इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, I इसमें करंट है. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एक बार स्टेटमेंट लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा. पहले स्टेटमेंट लिख लो. कई बच्चों को रहता भी स्टेटमेंट क्या है, इसके एग्जैक्ट क्या लिखना है पेपर में आ जाए तो क्या लिखें जी, वो बता देता हूं. वो स्टेटमेंट लिखो आप एक बार. आप लिखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the current flowing in the conductor, according to Ohm's law, the current flowing in the conductor will be directly proportional to, according to Ohm's law, the current flowing in the conductor will be directly proportional to potential difference applied on the conductor. क्या बोल गया मैं? The current flowing in the conductor will be directly proportional to potential difference applied on the conductor, provided ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Provided physical condition of the conductor remains same. दोबारा सुन लो.
करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। अब बच्चे सोचेगा ये फिजिकल कंडीशन क्या है? बेटा फिजिकल कंडीशन से मेरा मतलब है कंडक्टर का टेम्परेचर, कंडक्टर का प्रेशर, कंडक्टर की स्ट्रेस, इस तरह की जो चीजें हैं हमने वो चेंज नहीं करनी। ना टेम्परेचर घटाना बढ़ाना, ना प्रेशर में कोई चेंज करना, ना किसी और चीज में चेंज करना। वैसे 10th लेवल पर तो केवल टेम्परेचर भी कह सकते हो, 10th लेवल पर केवल टेम्परेचर का भी काम चला सको आप। तो आपको ये कहना है कि अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना करें 10th लेवल पर, वैसे तो फिजिकल कंडीशन बोलनी चाहिए हमने, तो लेकिन 10th लेवल पर हम ये कह देते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना करें तो उसके अंदर जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगाओगे तो करंट ज्यादा आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम लगाओगे तो करंट कम आ जाएगा। इसको बोला गया ओम्स लॉ। यह स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, आसान है। तो ये साइमन ओम ने कई सारे कंडक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट करके ये स्टेटमेंट हमें बताई। अब इसके बेस पे मैथमेटिकल एक फार्मूला बना देते हैं। जैसे I प्रोपोर्शनल टू V है, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं V इज प्रोपोर्शनल टू I प्रोपोर्शनल टू V, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकता हूं मैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू RI, V इज इक्वल टू RI। R एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया, इक्वल टू का लगाया, प्रोपोर्शनलिटी हटा गए, इक्वल टू का लगाया, तो यहां कांस्टेंट आ गया। इस कांस्टेंट को बोलेंगे रेजिस्टेंस। देखो V इज इक्वल टू RI, R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसका नाम है रेजिस्टेंस। ये उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ये R रेजिस्टेंस के लिए सिंबल है और ये उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है जो जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। तो R इसमें रेजिस्टेंस है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह यूज हुआ है। जैसे यहां से लिखूं तो मैं R को लिख सकता था V बाय I, ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशो के बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशो के बराबर है। या कई बार I निकालना हो तो I लिख सकते हैं V बाय R की रेशो के बराबर है, V बाय R की रेशो के बराबर I लिख सकते हैं। पोटेंशियल बाय करंट R हो गया, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस करंट हो गया। अच्छा ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? मैंने कहा ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। रजिस्ट करना क्या होता है? अपोज करना। रजिस्ट करना क्या होता है? अपोज करना। वहीं से नाम पड़ा रेजिस्टेंस। क्या नाम पड़ा? रेजिस्टेंस। तो आपसे पूछो व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो आप क्या कहेंगे रेजिस्टेंस को? देखो बेटा, जैसे ये कंडक्टर है मेरे पास, ये कंडक्टर है, मान लीजिए मैंने इसमें से करंट फ्लो करवाया। तो जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है ना, जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर करंट को अपोज करता है। क्या बोल गया मैं? दोबारा सुनो। जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर करंट को अपोज करता है। कंडक्टर की कोशिश होती है कि करंट उसमें से फ्लो ना करे। तो बेटा कोई भी कंडक्टर करंट के अगेंस्ट, कोई भी कंडक्टर करंट के अगेंस्ट जो अपोजिशन लगाता है उस अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं। रजिस्ट करना मतलब अपोज करना। तो कंडक्टर के द्वारा जितनी अपोजिशन अगेंस्ट करंट लगाई जाएगी उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोल गया मैं? दी अपोजिशन अप्लाइड बाय कंडक्टर अगेंस्ट करंट is called resistance. The opposition applied by conductor against the flow of current is called resistance. करंट के अगेंस्ट कंडक्टर ने जो अपोजिशन लगाई, उसको अपोज करने की जो कोशिश की, उसको नाम दे दिया रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस की बात हुई। रेजिस्टेंस जो है इसकी यूनिट होती है ओम। ओम इसकी यूनिट है, ओम। और जैसे 1 ओम लिखना पड़ जाए मुझे, 1 ओम, यहां से मैं 1 ओम लिख सकता हूं। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ये इस तरह का सिंबल है ना, ये ओम को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह का सिंबल ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। इस तरह का सिंबल जो मैंने बनाया, तो ओम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है भाई, इस तरह का बना दोगे तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर 1 ओम के बराबर होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। रेजिस्टेंस स्केलर होता है, स्केलर। रेजिस्टेंस इज स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी भी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो बात होगी ओम्स लॉ क्या है, उसकी स्टेटमेंट का मतलब क्या है।
अच्छा, ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं, स्टेटमेंट ही पूछते हैं बोर्ड में तो कई बार, स्टेट ओम्स लॉ यूं पूछ लेगा, स्टेट ओम्स लॉ। तो इसमें जब ओम्स लॉ की स्टेटमेंट बताओ ना, तो जो लास्ट वाली लाइन मैंने बोली है कि फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, ये जरूर बताना है आपने। फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम नहीं बोली तो स्टेटमेंट गलत मानी जाएगी। तो कुछ पॉइंट होते हैं जो मेन पॉइंट होते हैं किसी चीज के, वो जरूर ध्यान रखने हैं। तो चलो, ये मैंने मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करी। अच्छा, एक और पूछा जाएगा, जैसे मैंने रेजिस्टेंस बताया, मैंने क्या कहा रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? मैंने कहा दी अपोजिशन अप्लाइड बाय कंडक्टर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट। फिर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्यों लगा, कॉज क्या है रेजिस्टेंस का, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ये पूछ लेंगे। कोई भी कंडक्टर करंट को अपोज कैसे करता है? अभी थोड़ी देर पहले ध्यान करो, मैंने आपको ये कहा था कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है जिससे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने दूसरी बात भी कही थी, मैंने दूसरी बात ये कही थी कि इलेक्ट्रॉन कोशिश तो करते हैं बट रास्ते में उनके कोलिजन हो जाते हैं, रास्ते में उनके कोलिजन हो जाते हैं, कोलिजन के कारण उनकी मोशन अपोज हो जाती है, कोलिजन के कारण उनकी मोशन अपोज हो रही है। इलेक्ट्रॉन इधर चला, टकराया, मुड़ गया, फिर टकराया, फिर मुड़ गया। इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट अपोजिशन क्यों लग रही है? इलेक्ट्रॉन की मोशन अपोज क्यों हो रही है? कोलिजन के कारण। इलेक्ट्रॉन की मोशन अपोज क्यों हो रही है? कोलिजन के कारण। और इलेक्ट्रॉन का चलना ही तो करंट है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उसी को तो करंट कहते हैं भाई, करंट कोई नई चीज थोड़ी नहीं है। तो बताओ अपोजिशन किसके कारण लगी? कोलिजन के कारण। अगर कोलिजन नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन सीधे चले जाते। अब इलेक्ट्रॉन सीधे क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि बार बार कोलिजन हो रहे हैं। तो यही कॉज है रेजिस्टेंस का, दिस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या जवाब देना चाहिए आपको, क्या लिखना चाहिए? बोलो। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई मेरे से पूछेगा तो मैं ये कहूंगा कि कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स और आयंस। इलेक्ट्रॉन के जो कोलिजन होते हैं उसी के कारण रेजिस्टेंस लगता है, वही कॉज है। ये मैंने बताने की कोशिश की ओम्स लॉ के बेसिक्स। चलो बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, आज मैंने थोड़ी डेफिनेशन वगैरह बताई है, कल हम इस पर क्वेश्चंस लेंगे फिर, ठीक है? बाकी चीजें कल डिस्कस करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं रोक रहे हैं। कल हम ओम्स लॉ के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ फर्दर, और न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।